बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 का साइंस सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्कूल में टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। हमारी कोशिश ये होएगी कि हम जल्दी से जल्दी विद इन 2-3 डेज़ जो साइंस और जो दूसरे दीगर सब्जेक्ट्स हैं उनकी सब्जेक्टिव लेवल पे और ऑब्जेक्टिव लेवल पे अपनी स्टडी कंप्लीट करा लें। सो बिस्मिल्लाह करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 रिलेटेड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम, कि इंसानी जिस्म का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है और जो स्ट्रक्चर के साथ उनके जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से अप्लाई होते हैं। सो पेज नंबर है हमारा स्टूडेंट्स पेज नंबर 2, बुक्स है साइंस की, और हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 का बॉडी सिस्टम। सबसे पहले रीडिंग करेंगे, रीडिंग के साथ साथ जो थोड़े मुश्किल अल्फाज हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर बहुत फ़ख्र है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो बड़े अच्छे से स्कूल के अंदर कंसेप्ट सारे क्लियर करा देते हैं, बट फिर भी कुछ बच्चे जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते या ठीक से बात को समझ नहीं पाते, तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट मेरी तरफ से होएगी कि किसी तरीके से हम एक ऐसी मोटिवेशन, एक ऐसा स्ट्रीम लाइन एक क्रिएट करें जिसमें कंसेप्ट बेस वाइज अच्छे बन जाएं और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जाके किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। सो बॉडी सिस्टम एक हेडिंग है हमारे चैप्टर नंबर 1 की और ये पेज नंबर है 2। अ बॉडी सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, कि एक जिस्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं डैट वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं टू कैरी आउट सीरीज ऑफ फंक्शंस। असल जो मैसेज है वो इस लाइन के एंड पे ये जो सेंटेंस है, जो सीरीज ऑफ फंक्शन के जो एक सीक्वेंस में किसी काम को कर रहे होते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज्ड अ नंबर ऑफ सिस्टम्स, के हमारा जो इंसानी जिस्म है इसमें बहुत सारे फंक्शंस कंपोज्ड मतलब कई सारे सिस्टम से मिलके बना है। लाइक उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है एंड नर्वस सिस्टम है। Body system. A body system is a collection of organs that work together to carry out series of functions. Human body is composed of number of systems including digestive system, circulatory system, respiratory system and nerve system etc. Next पढ़ना। अच्छा, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करें तो वो बहुत आसान कंसेप्ट है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और ये ऑर्गन मिलके हमारी बॉडी में कुछ फंक्शंस कर रहे होते हैं। और हमारा जो इंसानी जिस्म है इसके अंदर कई सारे सिस्टम्स हैं, जिनमें मेन जो हम इस बुक के अंदर इंट्रोडक्टरी तौर पे पढ़ेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिससे हमारा खाना खुराक हजम हो रही होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जिससे हमारा ब्लड सर्कल कर रहा होता है, और रिस्पायरेटरी सिस्टम है जिसमें हमारी सांस लेने का अमल चल रहा होता है, और नर्व सिस्टम है जिससे हम चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग समझ रहे होते हैं, हमारा पैगाम रसानी का निज़ाम है। अच्छा, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं तो वो एग्जांपल ऐसे होएगी कि मान लें कि अली एक स्टूडेंट है और अली ये चाहता है कि मैंने एक लॉन्ग जंप लेना है, किसी जगह पे मैंने एक जंप करना है। तो देखें, अब इस जंपिंग बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जो निज़ाम है वो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, जो हमारे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है, हमारे ढांचे को कंट्रोल कर रहा है। अगर स्केलेटन सिस्टम ही ना हो तो हमारा तो जो प्रोसेस होता है ये नैनो सेकेंड से भी पहले होता है। स्टूडेंट्स, एवरी सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी, के हमारे इंसानी जिस्म में हर एक सिस्टम सर्व्स अ यूनिक पर्पस, के खास किस्म का काम कर रहा होता है टू इनेबल यू, जो आपको इस काबिल बनाता है टू स्टैंड अप, खड़ा हो जाए, अपने बॉडी को खड़ा करने के लिए, अपनी बॉडी को शेप देने के लिए। योर स्केलेटन सिस्टम, हमारा जो इंसानी जिस्म में हड्डियों का ढांचा है वो हमें हेल्प करता है टू स्टैंड अप, खड़ा होने के लिए। प्रोवाइड्स योर बॉडी विद स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट, कि हमारे जिस्म में स्टेबिलिटी देता है और हमारे जिस्म में सपोर्ट देता है। यानी स्केलेटन सिस्टम का काम बॉडी में स्टेबिलिटी क्रिएट करना और सपोर्ट पैदा करना है। जो इम्यून सिस्टम है डिफेंड यू, वो हमें डिफेंड कर रहा होता है। जो इन्वेडर्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, जो आउटसाइड इन्वेडर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट हमारी जो इलनेस है कीप यू हेल्दी हमें
सेहतमंद रखने के लिए। यानी उसका फंक्शन है इलनेस के अगेंस्ट, इन्वेडर्स के अगेंस्ट काम करना, और उसका पर्पज है कि हमें हेल्दी रखना। इसी तरह से स्केलेटन सिस्टम का हमने पढ़ा कि वो हमारे बॉडी में स्टेबिलिटी और सपोर्ट दे रहा होता है। These systems are also connected with one another. एक दूसरे से ये सिस्टम मिलके काम करते हैं। अभी जैसे मैंने अली की एग्जाम्पल दी थी कि वो रनिंग करता है, जंपिंग साइड पे होता है, तो क्या है, वो सांस भी कंट्रोल करेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर करेगा, और रनिंग भी करेगा, बॉडी स्टेबिलिटी भी करेगा। इस सारे काम के साथ साथ जब वो जंप लेगा तो एक्यूरेसी आएगी। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं सब मिलके एक साथ एक दूसरे के साथ फंक्शन काम कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, विदाउट योर मस्कुलर सिस्टम, के हमारे मस्कुलर निज़ाम के बगैर, टू सपोर्ट विद मूवमेंट, के जो हरकत करना होता है, जो हम सिटिंग कंडीशन में होते हैं, स्टैंड अप कंडीशन में होते हैं, हम रनिंग कंडीशन में होते हैं, या जिस स्टांस में भी हम खड़े होते हैं, द बोन्स ऑफ आवर स्केलेटन सिस्टम, योर स्केलेटन सिस्टम कुड नॉट बी वेरी यूजफुल, कि वो इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। यानी मस्कुलर सिस्टम के बगैर हमारा स्केलेटन सिस्टम काम नहीं करता, स्केलेटन सिस्टम के बगैर हमारे जो हमारा बॉडी है वो हमारी स्टेबिलिटी और हेल्थ वो सपोर्ट नहीं करती है। एंड इफ योर नर्वस सिस्टम डज नॉट इन्फॉर्म यू, और अगर हमारा नर्वस सिस्टम ही हमें इन्फॉर्म ना करे ठीक तरीके से, देन मस्क्यूलर कैन नॉट बी मूवमेंट, और फिर हमारे मसल्स मूव ना करें। अब मान लें कि किसी तरीके से अली ग्राउंड पिच के ऊपर खड़ा हुआ है और सामने से बॉलर एक बॉल करा रहा है। अब अली का जो मस्कुलर सिस्टम है वो भी ठीक है, जो उसका स्केलेटन सिस्टम है वो बॉडी को खड़ा किए बैठा है, और इसके साथ साथ क्या है कि अगर उसे नर्व सिस्टम ये नैनो सेकंड के अंदर इंफॉर्मेशन ही ना दे कि बॉल आ गई है और अब इसे रोकना है, हिट करना है, सिक्स करना है, पैड करना है, बैट करना है, तो वो कैसे उसके ऊपर मूवमेंट करेगा इन योर बोन्स, विद योर बोन्स, अपनी बॉडी, अपने मसल्स, अपने स्ट्रक्चर के साथ। सो सम सिस्टम फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर गिवन बिलो। अब हम इस चैप्टर के अंदर जिन सिस्टम्स के ऊपर पढ़ेंगे वो आगे अंडर डिस्कशन आएंगे, जिनकी हमने तफसील पढ़नी है। अब इसमें अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। ये पेज नंबर 3 है बुक के ऊपर। इंटीग्रेशन ऑफ रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो सांस लेने का हमारा निजाम है, जिसमें हम इनहेलिंग कर रहे हैं और एग्जॉस्टिंग कर रहे हैं, सांस को ले रहे हैं और सांस को खारिज कर रहे हैं। इन द चार्ज ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन, कि हम इसमें ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जा रहे हैं जो कि हवा के अंदर मौजूद होती है और जिसकी हमें जरूरत है हमारे बॉडी को फॉर द सराउंडिंग्स, हमारे इर्द गिर्द, हमारे दाएं बाएं जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा साफ सुथरा एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर हमारे पास ये मौजूद होती है। बट द हार्ट, लेकिन हमारा जो दिल है, विच इज द मेन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड के ले जाने और लेके आने का जो निजाम है उसका एक मेन ऑर्गन है। इन द चार्ज ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग, और जब ये काम हो रहा होता है ट्रांसपोर्टिंग का, यानी ब्लड की सर्कुलेशन का और रिस्पायरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन के टेक और ऑक्सीजन के एग्जॉस्ट का, टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, कि ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, थ्रू बॉडी वेसल्स, जो खून की नालियां होती हैं छोटी छोटी, उनके जरिए ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती। दिस इंप्लाइज, इसका फंक्शन या इसका काम, आ डायरेक्ट कनेक्शन, एक सीधा सीधा राब्ता है बिटवीन द रेस्पायरेटरी एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, कि रेस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 4 की जानिब। In other words, it can be said that the two systems work in coordination and depend on each other to ensure the smooth supply of oxygen to all body parts, which is vital for proper functioning for our body. अब इस पैराग्राफ का जो मकसद है, जो मीनिंग हमने अंडरस्टैंड करना है वो ये कि इन अदर वर्ड्स के दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं
कि जो दो सिस्टम होते हैं, अब उनमें आप एक रिस्पायरेटरी सिस्टम को ले लें और एक सर्कुलेटरी सिस्टम को ले लें। ये जो टू सिस्टम्स हैं, इनमें आप एक रिस्पायरेटरी सिस्टम को लेंगे और एक सर्कुलेटरी सिस्टम को लेंगे। वर्क इन कोऑर्डिनेशन, के ये एक दूसरे से मिल के काम करते हैं एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पर ये इन्हिसार भी कर रहे होते हैं। जैसे दो प्लेयर जब ग्राउंड में खेल रहे होते हैं पिच पे खड़े होके और बैट और बॉल का सामना करते हैं, तो वो एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से करते हैं। जैसे फुटबॉल खेला जाता है टीम वर्क की कोऑर्डिनेशन से। अभी मान लें कि ब्लड को तो एनर्जी की जरूरत है, लेकिन रिस्पायरेटरी अगर सिस्टम सांस नहीं लेगा तो किस तरीके से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाके एनर्जी हमारे जिस्म को मिलेगी। अगर आप ये समझ लें कि रिस्पायरेटरी सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया या सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना छोड़ दे या एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन ना करें, या जब हम रनिंग कर रहे होते हैं और हमारे जिस्म को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और उस एनर्जी के टाइम पे हमें खुली हवा ना मिले, तो इससे भी हमारे निजाम के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होएगी, एनर्जी जनरेट नहीं होएगी और जो बेहतर पर्पस है बॉडी की फंक्शनिंग का वो अटेंड नहीं होएगा। अब सिंपल वर्ड्स में हम ये बोलेंगे कि ये जो बॉडी फंक्शन होते हैं, जितने भी बॉडी फंक्शन हैं, ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और ये डिपेंडेंसी और कोऑर्डिनेशन इंश्योर करती है ताकि ये। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है, या हम कहें हमारा दिमाग है, या हम कहें हमारा नर्वस सिस्टम है, तो उसके ऊपर जो पैराग्राफ की हेडिंग है वो आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब है कि हमारे पास जो मालूमात आ रही होती हैं, हम उनको किस तरीके से प्रोसेस कर रहे होते हैं, कैसे उनकी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। अभी देखें, आगे एग्जांपल भी आएगी जिसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। द नर्वस सिस्टम फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। द नर्वस सिस्टम, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, फैसिलिटेट करता है हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी बातचीत करने के मकसद को, हमारी मेमोरीज को, हमने कुछ चीज देखी, हमने कुछ चीज पढ़ी, हमने कोई एक्सपेरिमेंट देखा, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो उससे उस सारी चीजों के दरमियान में वो हमें फैसिलिटेशन दे रहा होता है बिटवीन ऑल बॉडी पार्ट्स, के जो हमारे जिस्म के सारे जो मसल्स हैं उनके दरमियान में, बाय रिसीविंग इंफॉर्मेशन आउटसाइड एटमॉस्फेयर से इंफॉर्मेशन लेके, या हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके, या हमारी 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेके हम तक कोई डिटेलिंग कर रहा होता है और कुछ मैसेजेस हमारे तक ट्रांसमिट कर रहा होता है। अच्छा, जैसे हम किसी गर्म बर्तन को, या जैसे हमें कोई करंट लगता है, हम फौरी से पीछे हाथ उठा लेते हैं, तो जहाँ से हमें वो करंट लगता है वहाँ पे एक सेल मौजूद होता है। वहाँ पे एक सेल मौजूद नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारे सेल मौजूद होते हैं। वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। वहाँ पे सेल मौजूद होते हैं जो कि हमारे नर्व सेल को बताता है कि इसे बोलो कि ब्रेन को बोलो कि हाथ पीछे हटा ले। फिर वो स्पाइनल कोड को बताता है और स्पाइनल कोड फिर ब्रेन को मैसेज देता है और ब्रेन फिर उसे कमांड देता है कि हाथ पीछे हटाओ, और ये नैनो सेकेंड से भी पहले होता है। सिमिलर हाउ अ कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, बिल्कुल इस तरह से जैसे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कर रहा होता है, हम कीबोर्ड पे कोई चीज प्रोसेस टाइप करते हैं, इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस होती है, देन उसका एक आउटपुट रिजल्ट आ रहा होता है। बिल्कुल हमारा ह्यूमन बॉडी जो नर्वस सिस्टम है वो इसी तरह से काम कर रहा है कि ह्यूमन एक्टिवली प्रोसेस इंफॉर्मेशन, के इंसान बड़े अच्छे तरीके से अपनी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। रिसीव फ्रॉम देयर सेंसेस, जो हमारी सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस हैं, हम जिनसे देखने की साइट की है, टेस्ट की है, टच की है, स्मेल की है, और इस तरीके से। इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिसीविंग इंफॉर्मेशन, और ये काम हो रहा होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के जरिए, कि 1 स्टेप कंप्लीट हुआ, देन 2nd स्टेप आ गया, देन 3rd स्टेप आ गया, देन 4th स्टेप आ गया, विच इज इन्वॉल्व रिसीविंग इंफॉर्मेशन, एग्जामिनिंग इट,
कि जिसमें चेक एंड बैलेंस हो रहा होता है उस इंफॉर्मेशन का, और उसके बाद वो स्टोर हो रही होती है इन द मेमोरी, हमारे जहन में वो चीज़ स्टोर हो रही होती है, एंड यूजिंग इट व्हेन नेसेसरी, और जब हमें इस चीज़ की ज़रूरत हो उसे हम दोबारा से रिकॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, ये पेज नंबर 5 है, और मैं सेटिंग थोड़ी कर लूं। ये पेज नंबर 5 है, इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस का ये जो चैप्टर है, ये जो हेडिंग है इंफॉर्मेशन प्रोसेस की, इसका थोड़ा सा डिटेल व्यू उन्होंने दिया। जैसे हमारे यहाँ पे एक डायग्राम भी बनी हुई है कि हम सबसे पहले किसी चीज को अटेंड करते हैं, फिर उसे अंडरस्टैंड करते हैं, देन वो स्टोर होती है और फिर वो रिकॉल होती है। अब इसकी एग्जाम्पल के जरिए बड़ी अच्छी डिटेल में बुक के अंदर तफसील से बताया गया है। व्हेन अ पर्सन इज टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ इन्वायरमेंट, फ्रॉम हिज इन्वायरमेंट, कि जब कोई बंदा अपने इन्वायरमेंट से कोई इंफॉर्मेशन टेकिंग कर रहा होता है, ले रहा होता है, ही इज अटेंडिंग, ये कहलाएगा कि वो एक अटेंडिंग प्रोसेस के अंदर है। जैसे मान लें कि एक स्टूडेंट है, हम सुबह स्कूल गए और स्कूल जाते ही हमने क्लास अटेंड की। जो हमारे मैथ के, साइंस के, जो इस्लामियात के टीचर हैं, वो जैसे ही हमारे पास रूम में आते हैं तो हमने एक इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन के सोर्स को अटेंड कर लिया। अब ये जो अटेंडिंग है ये सबसे पहले जरूरी है। अगर हम किसी लेक पे, किसी माउंटेन, किसी हिल स्टेशन एरिया पे गए तो हमने क्या किया, वहां के सीनरी को, वहां पे कोई इन्वायरमेंट को, वहां पे जो हमारे दिल को चीज अच्छी लगी, जो हमने इंटरटेन की, उसे हमने सबसे पहले अटेंड किया। या हम किसी भी एटमॉस्फेयर में जाते हैं, सबसे पहला काम हमारा अटेंडिंग का होता है। अटेंडिंग के बाद ये जो अटेंडिंग प्रोसेस है, ये हमारे 5 सेंसेस अटेंड कर रहे होते किसी चीज को। या हम आंखों से देख रहे हैं, या हम जबान से किसी चीज का टेस्ट चेक कर रहे हैं, या हम किसी चीज को स्मेल कर रहे हैं, या हम किसी चीज को मतलब टच कर रहे हैं। तो द सेकेंड स्टेज इन्वॉल्व्स अ पर्सन एफर्ट टू कॉन्सेंट्रेट एंड अंडरस्टैंड समथिंग। और जो सेकेंड स्टेज है, इस अटेंडिंग के बाद जो दूसरी चीज आएगी, वो बेसिकली स्क्रीनिंग की है, चीज को समझने की है, कंसेप्ट को समझने की है। कलर कौन सा है, डे कौन सा है, टाइम कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, पेज कौन सा है, मैसेज कौन सा है, जो मेरे सामने कोई बात कर रहा है वो मेंबर कौन है। तो ये सारी चीजें अब अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट में आएंगी। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि इसका मतलब हो सकता है, इसकी एग्जांपल हो सकती है, अ स्टूडेंट अटेंडिंग अ क्लास, जैसे कि आप और मैं किसी क्लास को अटेंड करें and trying to understand what is being said, और इस बात को समझने की कोशिश करें कि इस क्लास के अंदर क्या कुछ पढ़ाया गया है। यानी सबसे पहले हमारा प्रोसेस होगा अटेंडिंग का, देन सेकंड प्रोसेस हमारा होएगा कि हमने किसी चीज को अंडरस्टैंड करना है। इस अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या होगा कि हमारे पास कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, कुछ चीजें आ जाएंगी जिनको अब हमने स्टोर करना है। अब स्टोरिंग का बिल्कुल ऐसे ही है, द रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रेन इज कॉल्ड स्टोरिंग, के ये बार बार जो चीजों की गैदरिंग है, ये बार बार जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही हैं, जिनको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये हमारे माइंड में स्टोर हो रही हैं। और जब स्टूडेंट्स के ऊपर इस क्लास के बारे में कोई चीज इंफॉर्मेशन में स्टोर हो जाती है, कोई क्वेश्चन उसके जहन में आ जाता है, कोई क्वेश्चन की सोल्यूशन के लिए उसके पास कोई मेथड आ जाता है, देन क्या करता है कि वो दोबारा से उसे रिकॉल करता है और अपनी एक्नॉलेजमेंट के लिए अपने पीछे वाले तजर्बे या पीछे वाली इंफॉर्मेशन या पीछे जो गुजरे हुए टाइम का जो एक्सपेरिमेंट है उसके सोर्स पे उसकी आगे से इंफॉर्मेशन का रिजल्ट निकाल रहा होता है। सो अब हमारे जहन में कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जो सबसे पहला पोर्शन अटेंडिंग का होता है कि हमने किसी चीज को अटेंड करना है, देन हमने अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर हो क्या रहा है, और थर्ड पे हमें उस चीज को स्टोर करना है। और स्टोरिंग के बाद अगर जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर प्लान हमें दोबारा से उस चीज का रिजल्ट निकालने की, तो वो रिकॉलिंग हो रही होती है, उस चीज को दोबारा से मेमोराइज किया जा रहा होता है। तो ये थे आज के हमारी वीडियो। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, यानी नेक्स्ट चैप्टर जो इससे आगे जो भी होगा वो इसका हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।